नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है काइट स्टडी ग्रुप में। आज हम आपसे भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में, इंडियन गवर्नेंस सिस्टम। पिछले वीडियो में हमने भारतीय शासन व्यवस्था क्या है ये हमने चर्चा की थी और हमने बताया था कि भारत की जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। कैसी है शासन व्यवस्था? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम। कैसा है? डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम। इसे हम प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम कहते हैं। गवर्नेंस सिस्टम, सही है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की शासन के रूप में एक परिभाषा दी कि शासन के रूप में लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, ये बात बताई अब्राहम लिंकन की सबसे बेहतर क्या है? परिभाषा है। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। किसका शासन? जनता का शासन। जनता का शासन। दूसरा, जनता के लिए शासन। जनता के लिए शासन और जनता के द्वारा शासन। जनता के द्वारा शासन। गवर्नेंस ऑफ द पीपल। गवर्नेंस ऑफ द पीपल, सही है, पीपल्स। और गवर्नेंस फॉर द पीपल। गवर्नेंस फॉर द पीपल और गवर्नेंस बाय द पीपल। गवर्नेंस बाय द पीपल। तो पिछली क्लास में हमने इसके बारे में आपसे चर्चा की थी कि जब एक व्यक्ति शासन करता है तो उसे हम राजतंत्र कहते हैं। जब कुछ व्यक्ति शासन करते हैं तो उसे हम अल्पतंत्र कहते हैं और जब सभी व्यक्ति शासन करते हैं तो उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। और भारत में क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। आज हम आपसे जनता का शासन के संदर्भ में हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, जनता का शासन का मतलब होता है, जनता का शासन का मतलब है कि जो संप्रभुता है वो जनता में निहित है। किसमें निहित है? जनता में निहित है। सही है कि जो संप्रभुता है वो जनता में निहित है। संप्रभुता का मतलब रहता है कि जिस देश पर शासन किया जा रहा है उस देश की जो जनता है वो अपने आंतरिक निर्णय, क्या? इंटरनल डिसीजन, आंतरिक निर्णय तथा बाह्य निर्णय दोनों निर्णय लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। तो उसे हम संप्रभुता कहते हैं। तो जो भारत की जनता है वो क्या है? संप्रभु है। उसे कोई भी, अमेरिका हो, फ्रांस हो, कोई भी जो देश है उसको रेगुलेट नहीं कर सकता। उसे ये नहीं बता सकता कि आप हमारे अनुसार शासन कीजिए। सही है? ये क्या है? संप्रभु। तो संप्रभुता का मतलब आप जानिए। और संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में निहित है। क्या निहित है? जनता। अर्थात जो सर्वोच्च निर्णय लेने वाली जो लोग हैं वो कौन है? जनता है। सर्वोच्च कौन है? जनता है। समझ में आया? तो जब निर्णय लेने वाला सर्वोच्च जब जनता है, कौन? डिसीजन लेने वाला जब सर्वोच्च क्या है? जनता है, तो सबसे बेहतर व्यवस्था क्या होगी?
सबसे बेहतर व्यवस्था तो ये है कि जो जनता है वो स्वयं शासन करे, अर्थात स्वयं निर्णय ले और उनका क्या करे, क्रियान्वयन करे। सही है। जब जनता स्वयं शासन करती है, क्या करती है, स्वयं शासन करती है, सेल्फ गवर्नेंस करती है, तो इसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। सही है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फायदा क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फायदा ये है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का फायदा ये है कि सही, इसकी परिभाषा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि जब जनता स्वयं शासन करे, अर्थात स्वयं निर्णय ले और उनका इंप्लीमेंटेशन करे, तो उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। समझ में? तो इससे फायदा क्या है, इससे फायदा यह है कि पहला तो यह है कि ये डायरेक्ट पता चल जाता है कि जनता आखिर चाहती क्या है, क्या है कि जो जनता है वो चाहती क्या है, ये हमें पता चल जाता है। किसके माध्यम से, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। सही है, अर्थात जनमत की जो इच्छा क्या है, जनमत की जो इच्छा है उसके बारे में पता चल जाता है कि आखिर जनता चाहती क्या है। समझ में आया? दूसरा, जनमत को सम्मान मिलता है। क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या मिलता है, सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट होती है। जब सभी गरीब अमीर सभी लोग शासन में शामिल होते हैं तो गरीब का भी रिस्पेक्ट होता है और अमीर का भी रिस्पेक्ट होता है, जनमत का सम्मान होता है। और साथ ही साथ राजनीतिक जो सक्रियता है, लोग राजनीति में ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, अर्थात जो राजनीतिक सक्रियता होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सही है, सक्रियता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लोग राजनीति में चढ़ बढ़कर क्या लेते हैं, शासन भाग लेते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। गांधी जी इसी शासन की, इसी लोकतंत्र की बात किया करते थे, इसी को वो ग्राम स्वराज कहा करते थे। क्या, ग्राम स्वराज, अर्थात गांव के स्तर पर ही सभी काम हो जाने चाहिए, जो भी समस्याएं हैं, गांव की समस्याएं हैं, वो गांव के लेवल पर ही समाधान होना चाहिए। ये नहीं है कि उसके लिए विधानसभा में मीटिंग हो रही है या संसद में मीटिंग हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ चुनौतियां हैं। चुनौतियां क्या हैं? पहली तो चीज ये है कि यह एक बृहद भौगोलिक क्षेत्र के लिए क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। पहला ये है कि एक बृहद क्षेत्र के लिए, एक लार्ज एरिया के लिए ये लागू नहीं किया जा सकता, एक बृहद भौगोलिक क्षेत्र के लिए लागू नहीं किया जा सकता। सही है, के लिए लागू नहीं किया जा सकता। जैसे भारत, भारत का क्या है, भारत एक विशाल देश है जहां पर डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो ऐसे देश के लिए क्या है, संभव नहीं। फिर उसके बाद साथ ही साथ प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए एक क्या चाहिए, एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर सभी लोग क्या कर सके, डिस्कशन कर सके, निर्णय लेने के लिए डिस्कस। जैसे शिक्षा की नीति बन रही है तो शिक्षा की नीति बनाने के लिए डिस्कशन कर सके। सही है, लेकिन क्या होता है कि भारत जैसा देश में जहां पर विविधता ज्यादा है, जातियां बहुत ज्यादा है, धर्म बहुत ज्यादा है, भौगोलिक विविधता है, तो ऐसे देशों के लिए कोई संभव नहीं। मतलब अर्थात एक स्थान अवेलेबल नहीं हो सकता जहां पर सभी लोग क्या कर सके, डिस्कशन कर सके। सही है। अगला एक और, यहां पर भारत जैसे देशों में विविधता बहुत ज्यादा है। क्या है, विविधता बहुत ज्यादा है, इस वजह से सहमति बना पाना मुश्किल होता। क्या है, सहमति बना पाना मुश्किल है। और इसके अलावा प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एक और कमी है कि लोग राजनीतिक कार्यों में भी हर समय क्या रहेंगे,
लगे रहेंगे, परिणाम स्वरूप गैर राजनीतिक कार्यों में भागीदार नहीं हो पाएंगे, गैर राजनीतिक कार्यों में भागीदार नहीं हो पाएंगे। अब पता चला कि जैसे बुधई है, बुधई जो है गरीब आदमी है, अब हर समय वो यही इसी में लगा हुआ है, शिक्षा नीति बननी है, सही है, उज्ज्वला योजना से कोई भी काम हो रहा है तो इसी काम में लगा हुआ है, तो वो अपने निजी क्रियाकलाप नहीं कर पाएगा, वो मजदूरी नहीं जा पाएगा, वो अपने बेटे को स्कूल नहीं भेज पाएगा, बच्ची को स्कूल नहीं भेज पाएगा, अर्थात वो हर समय राजनीति में ही क्या रहेगा, उलझा रहेगा। इसीलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, बड़े बृहद क्षेत्र के लिए संभव नहीं है, यह छोटे देशों के लिए संभव है। तो आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र समझ में आ गया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सही है। तो आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सही है, एक प्रश्न लिख सकते हैं आप, कि प्रश्न लिख सकते हैं जिसे आपको सॉल्व करना है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का महत्व तथा सीमाएं लिखें, सीमाएं लिखें। यह प्रश्न आपको पूछा गया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का महत्व तथा सीमाएं लिखें, सही है। तो हमने जाना कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। तो जब भी आपको क्या करना है, इस वीडियो को बार बार आपको देखना है, सही है, इसको सब्सक्राइब करना है, सही है, जिससे क्या होगा कि जैसे व्यू जैसे बढ़ेंगे तो जो टीचर्स लोग आपको पढ़ाएंगे उनको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। तो काइट स्टडी ग्रुप को आपको सब्सक्राइब करना है, सही है। चलिए, धन्यवाद।